नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 63वां सेशन है, 63rd। हम लोग अध्याय 3 पे हैं और आज हम अध्याय 3 के 18वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 3 विभूति पाद की शुरुआत, पहला सूत्र ने हमें बताया कि चित्त का एक स्थान पर ठहर जाना धारणा है, उसी समय उसी जगह लंबे समय तक चित्त लगा रहे तो ध्यान है, और जब शून्य की स्थिति निर्मित हो जाए कि केवल ध्येय ही बचे और ध्याता समाप्त हो जाए, वैसी स्थिति जब बनने लगे तो वो समाधि है। उसके बाद सूत्र 4, 5, 6, 7, 8 ने संयम को समझाया। सूत्र 9 और 10 संयम के परिणामों पे 9, 10, 11 ने बात की, और सूत्र 13, 14, 15 ने ये बताया कि इसी तरह के जैसे मन में अलग अलग परिणाम होते हैं, अवस्थाएं होती हैं, इसी तरह से प्रकृति की हर भूत की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। संयम धारणा, ध्यान और समाधि का किसी एक जगह लग जाना है, यहां तक हमने जाना था। सूत्र 16 ने बताया यदि धारणा, ध्यान, समाधि उन तीनों परिणामों पे लग जाए, मन के और महाभूतों के जो परिणाम है कैसे वो बदलते हैं, तो भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाएगा। सूत्र 17 ने बताया यदि शब्द, अर्थ और ज्ञान पे हम संयम कर लें, इनके विभाग पर संयम कर लें, तो संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाएगा। और सूत्र 18 ने कहा यदि हम संस्कार पर संयम कर लें तो पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाएगा। इसी चर्चा पर हमने पिछली बार बात समाप्त की थी कि किस प्रकार संस्कारों के संयम से पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। आज हम इसी से बात आगे शुरू करेंगे। ये जो हमारा जन्म है, भारतीय दर्शन और वेदांत इसको इस तरह से देखता है, जैसे आपने कई बार सुना भी होगा 84 लाख योनियां। तो ये जो मेरा जन्म है, ये 84 लाख लगभग अध्यायों की एक किताब है। उनमें से एक अध्याय ये मेरा जन्म है। और ये जो मेरा आज का दिन है, या जो मेरे आसपास जो घटना घट रही है, जो घटना है, ये जो अनुभव है, ये अनगिनत पन्नों के इस महाकाव्य का एक पन्ना है। हर व्यक्ति का जीवन एक महाकाव्य है और उसका मूल किरदार वो व्यक्ति स्वयं है। वो उसका हीरो है, वो उसका प्रमुख अभिनेता है। और समस्या यह है कि चूंकि मैं पूर्ण महाकाव्य की कथा और उसके किरदारों से अपरिचित हूं, मुझे नहीं पता कि वो पूरा महाकाव्य क्या है, उसमें कौन कौन से किरदार आए, कौन से गए, ये मुझे पता नहीं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि किसी पन्ने का कोई विषय मुझे एकदम से अचंभित कर देता है, एंड सडनली लाइफ मेक्स नो सेंस कि ऐसा कैसे हो गया एकदम से। आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू डिजर्व इट। या सडनली कुछ बहुत अच्छा हो जाना, सडनली कुछ बहुत बुरा हो जाना, सडनली शरीर में किसी रोग का पनप जाना, सडनली जीवन में ऐसी अलग सी परिस्थिति का निर्मित हो जाना जो कल्पना से भी परे थी। ये सब चीजें अचानक कैसे हो जाती हैं, तो मैं कई बार अचंभित हो जाता हूं। और किसी पन्ने को पढ़ के कई बार दुखी होते हैं, किसी पन्ने को पढ़ के कई बार खुश होते हैं। तो जो ये पूरा महाकाव्य की कथा को जाने बिना हम उस एक निश्चित पन्ने का सही अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। इस कारण कई बार हमें जीवन इलॉजिकल प्रतीत होता है, कई बार हमें जीवन इनजस्टिस करते हुए प्रतीक होता है, अन्यायपूर्ण लगता है हमें जीवन हमारे प्रति। क्योंकि हमें पूरा महाकाव्य पता नहीं। कई बार जिसको हम विनाश कहते हैं, शायद वो हमारे विकास की गाथा होती है, पर चूंकि हमें बड़ी पिक्चर नहीं पता, तो मैं उसी में उलझ के रह जाता हूं। और
विनाश को विकास और विकास को कई बार मैं विनाश समझ जाता हूं। कई बार होता है जो चीज हमें लग रही है बहुत अच्छी हो रही है जीवन में, 10 साल बाद पता पड़ता है वो तो बहुत बुरी थी एक्चुअली। कई बार जो चीज उस समय बहुत बुरी होती प्रतीत होती है, कई साल बाद समझ में आता है कि वो हमें कहीं ले जाने के लिए थी, वो ना होता तो आज जीवन इस दिशा में नहीं बढ़ा होता। तो विराट को समझे बिना, विराट कथा, पूर्ण कथा को समझे बिना विनाश और विकास को परिभाषित नहीं किया जा सकता। अगर हम करेंगे भी कि हमें लग रहा है ये विकास हो रहा है या हमें लग रहा है ये विनाश हो रहा है, तो दोनों अभी पूरी डेफिनेशन नहीं है। एज दे से, कहानी अभी, स्टोरी अभी बाकी है दोस्तों। सो इसीलिए विनाश और विकास तभी परिभाषित हो सकेंगे जब विराट को हम जान पाएंगे, द बिगर स्टोरी, द बिगर पिक्चर। और विराट को अनुभूति करने के बाद शायद हम इस बात को समझें कि विनाश और विकास दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू रहे जीवन पर, जैसे प्रलय और प्रभव होता है। और जब हर विकास में विनाश का बीज रहा मेरे, आप पूरे जीवन को देखें, जब हम विकास करते हैं तो कई बार विकास में ही विनाश का बीज होता है। जैसे कहा भी जाता है कि एक साइकिल है पूरी, टफ टाइम्स, मुश्किल समय मेक्स टफ पीपल, टफ पीपल मेक्स इजी टाइम्स, इजी टाइम्स मेक वीक पीपल, वीक पीपल मेक टफ टाइम्स, एंड टफ टाइम अगेन मेक्स टफ पीपल, एंड ऐसे ही चलता रहता है। एक पिता ने, एक लड़के ने बड़ी मेहनत की और सब कुछ, इतनी परेशानियों के जीवन से, दरिद्रगी के जीवन से उसने संपन्नता स्थापित की, सम्मान स्थापित किया, सब कुछ चीजें व्यवस्थित की। अगली जनरेशन को सब कुछ चीजें वैसी ही थाल में सजा के मिल गई। अब चूंकि वो मिल गई तो कई बार ये भी संभावना है वो जनरेशन उसका उतना महत्व ना समझे, उतनी मेहनत ना करे, उसका दुरुपयोग करने लगे। तो उसी विकास में विनाश के बीज भी थे। इसी तरह से परिवारों का पतन होता है, इसी तरह से साम्राज्यों का पतन होता है, इसी तरह से देशों का पतन होता है। और कई बार जैसे विनाश में, जैसे विकास में विनाश के बीज होते हैं, इसी बार कई बार विनाश में विकास की संभावनाएं भी होती है। जब बुरी स्थितियां आती हैं तब उसी से फिर इंसान सबल होता है। फिर जब हम और गहराई से इस विराट को समझते हैं तो हम एक स्तर और ऊपर बढ़ते हैं। हमें यह समझ में आता है एक्चुअली विनाश और विकास दोनों कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली एक डेवलपमेंट प्लान है जो हमें हर बार लगातार डेवलप करता जा रहा है। बस मैं बहुत ही नितांत सब्जेक्टिव होकर, नितांत कम समझ रखकर, जो चीज मेरे अनुकूल मुझे लग रही है उस पन्ने पर, पूरे अध्याय को भी छोड़ दें क्योंकि पूरा जीवन रूपी अध्याय तो मुझे पता भी नहीं है, इस पन्ने पे जो चीज मुझे ठीक लग रही है मैं उस पे लिख दे रहा हूं, उसको गोल्डन हाईलाइट कर रहा हूं, ये विकास है। और इस पन्ने पे जो चीज मुझे खराब लग रही है उसको हाईलाइट करके कह रहा हूं ये विनाश है। पर अगर आप पूरी किताब पढ़ेंगे तो शायद जिसको मैंने हाईलाइट करके विकास लिखा था वो विनाश हो, जिसको विनाश लिखा था वो विकास हो। और अगर आप गौर से किताब का मर्म समझेंगे, इस महाकाव्य को समझेंगे, तो आप जानेंगे ना तो विनाश है, ना विराट, ना विकास है। केवल ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें खुद को स्व आत्मानुभूति के लिए हर परिस्थिति प्रकट करती है ताकि हम खुद को जाने। जब हम इस बात को समझ पाते हैं, इस बात को समझने के लिए कई बार वो विराट को देखना जरूरी होता है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। विराट स्वरूप देखने के बाद अर्जुन का सारा मोह समाप्त, तब उसे यह समझ में आया, तब उसने पहली बार बोला, हे कृष्ण, हे परमात्मा, मैं आपको किस किस नाम से पुकारता था। मैं आपको सखा कह देता था, मैं आपको कृष्ण के नाम से पुकार लेता था। आप मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं बिगर पिक्चर नहीं जानता था, मैं जानता ही नहीं था आप कौन हैं। और मैं आपको कई बार मैंने कुछ ऐसे कह भी दिया होगा जो उचित ना हो। सो जब विराट हमारे सामने प्रकट होता है तो पूरी समझ बदल जाती है, रिश्ते नाते सब रीडिफाइन होते हैं। और
इसके बाद जो पैदा होता है उसको विवेक कहते हैं। और विवेक सारे हाइलाइट्स को खत्म कर देता है। ना कुछ विनाश है, ना कुछ विकास है। ये केवल एक यात्रा है। ये सब चलता रहता है, ऊपर नीचे आती हैं लहरें, आती हैं लहरें, चली जाती हैं। हाई टाइड होगा, लो टाइड होगा, हम आए हम चले जाएंगे, कुछ और लोग आए वो भी चले जाएंगे। इस तरह से जीवन की यात्रा लगातार चलती रहेगी। तब जो प्रकट होता है इस विवेक से, उसे वैराग्य कहते हैं। और वैराग्य से हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने जीवन की इस बिगर पिक्चर को समझें। क्योंकि इवन हम इस जो जीवन आज हम जी रहे हैं, इसके भी सारे आयाम हम जानते नहीं। विदेशी मनोवैज्ञानिकों की एक टीम ने रिसर्च करके ये विचार किया कि हमारा जो व्यक्तित्व है, इस पूरे व्यक्तित्व को 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जा सकता है। वो 4 कंपार्टमेंट क्या हैं उसको हम समझेंगे। 4 कंपार्टमेंट में पूरे व्यक्तित्व को डिवाइड किया जा सकता है। व्हाट आर दोज 4 कंपोनेंट्स? उसको कहा गया कि एक कंपोनेंट ऐसा है मेरे व्यक्तित्व का जिसको मैं देख सकता हूं और आप भी देख सकते हैं। इसको कहा गया ओपन या शेयर्ड सेल्फ। शेयर्ड सेल्फ से तात्पर्य यह है जिसको मैं भी जानता हूं और जिसको आप भी जानते हैं। मेरे व्यक्तित्व का वो हिस्सा, मेरे जीवन का वो हिस्सा जिसको हम सब जानते हैं, इसको कहा गया शेयर्ड सेल्फ। चलिए आप खुद से भी पूछें। आपको अपने स्क्रीन पे ये दिख भी रहा होगा। अगर दिख रहा है तो थंब अप कीजिए। सो आप खुद से पूछें इस बात को कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरे बारे में मुझे भी पता है और दूसरों को भी पता है। इसको कहेंगे शेयर्ड सेल्फ। जैसे आपका शरीर, स्थूल शरीर, ये इसी में आएगा। जो आपके बारे में आपको भी पता है, दूसरों को भी पता है, आप कैसे दिखते हैं, आपकी हाइट, हेल्थ क्या है, ये सबको पता है। इट इज कॉल्ड शेयर्ड सेल्फ। पर हमारे व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा ऐसा भी तो है जो मुझे तो पता है, नोन टू सेल्फ है, मुझे तो पता है वो, बट दूसरों को नहीं पता। इसको कहते हैं हिडन सेल्फ। हमारे सीक्रेट्स, ऐसी बातें जो किसी को नहीं पता। चलिए हम आपको कुछ पल का समय देते हैं, जरा सोचिए। आप अपने जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो आपने किसी से शेयर नहीं की। याद कीजिए उन बातों को। एनीथिंग अबाउट योर लाइफ विच यू हैव नेवर शेयर्ड विद एनीबॉडी। कैन यू रेज योर हैंड्स इफ यू रिमेंबर? डोंट वरी, हम आपसे शेयर करने को नहीं कहने वाले। ऐसी कुछ बातें आपके बारे में जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं, इसी को कहते हैं हिडन सेल्फ। जो मुझे तो पता है पर किसी और को नहीं पता। मैंने वो बातें किसी को नहीं कही। मन के कुछ भाव हैं जो मैंने किसी को नहीं बताया। ये हिडन सेल्फ है, ये मैंने अपने तक ही रखा हुआ है। फिर आपके व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा ऐसा भी तो होगा जो दूसरों को पता है पर आपको नहीं पता। ये अजीब है ना? इसको कहेंगे ब्लाइंड सेल्फ। ब्लाइंड सेल्फ का मतलब, ब्लाइंड सेल्फ का मतलब मेरे व्यक्तित्व का वो हिस्सा या मेरे मनोविज्ञान का वो हिस्सा जो दूसरों को पता है, मुझे नहीं पता। ऐसा क्या हो सकता है, जरा सोचिए। ऐसा क्या है मेरे बारे में जो दूसरों को पता है पर मुझे नहीं पता? क्या हो सकता है ऐसा? ठीक सोचे तो ऐसा हो सकता है कि मुझे लगता है कि मैं मितभाषी हूं, मैं कम बोलता हूं। दूसरे को लगता है बहुत एरोगेंट है। मुझे लगता है कि चूंकि मैं मैं अंतर्मुखी हूं इसीलिए ज्यादा दोस्त नहीं बनाता। दूसरों को लगता है ये इगोइस्टिक है। कई बार मेरी खुद के बारे में इमेज और सोच और दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसमें अंतर होता है। तो कई बार ऐसी कई चीजें हैं मेरे व्यक्तित्व में जो मैं नहीं देख सकता। कहते हैं अपनी अपनी पीठ किसी को नहीं दिखती।
पर दूसरे देख सकते हैं। ऐसे कितने सारे लोग आपके आसपास आपको दिखे होंगे जिनको देख के आपको लगा होगा ये व्यक्ति बहुत एरोगेंट है। आपने एरोगेंट व्यक्तियों को देखा है? इफ हैव यू एनकाउंटर्ड एनी एरोगेंट पर्सन अभी? अब उस व्यक्ति से अगर कोई जाके पूछे या उससे कोई क्वेश्चनियर भरा है कि क्या आप एरोगेंट है, तो कहेगा नहीं, मैं नहीं हूं। यह है ब्लाइंड सेल्फ। हम कई अधिकारियों से ट्रेनिंग के दौरान पूछते हैं, आपको क्या लगता है कोई व्यक्ति अगर आपसे मिलने आए, सीनियर अधिकारी होते हैं, आईएएस रैंक के होते हैं, कई बार हमसे पूछते हैं अगर कोई आपसे मिलने आया आपके ऑफिस में तो आप कितने सुलभ हैं मिलने के लिए? तो कहते हैं बिल्कुल सुलभ है, कोई भी आके मिल सकता है, ओपन देश, डेमोक्रेटिक है। पर कई बार जब हम जनता से पूछते हैं तो कहते हैं नहीं, मिलना बड़ा मुश्किल है। सो कई चीजें मेरी लीडरशिप क्वालिटीज की, कई चीजें मेरी पर्सनैलिटी की हिडन है और कई हैं ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब मुझे खुद को नहीं पता। जैसे हनुमान जी को नहीं पता था कि उनमें इतनी सारी शक्तियां हैं, पर जामवंत को पता था उनमें इतनी सारी शक्तियां हैं। आपके भी बच्चों में कुछ ऐसी शक्तियां होंगी जो आप देख सकते हैं उनमें, वो नहीं देख पा रहे हैं। सो ये उनका ब्लाइंड सेल्फ है। तो एक हो गया शेयर्ड सेल्फ, आपके व्यक्तित्व की वो बातें जो सबको पता है, आपको भी और दूसरों को भी। एक हो गया हिडन सेल्फ जो केवल आपको पता है, आपने किसी को नहीं बताई। अगला हो गया ब्लाइंड सेल्फ जो दूसरों को पता है पर आपको नहीं पता, और वो हिचक रहा है, आपको बता भी नहीं पा रहा। और चौथा होता है अननोन सेल्फ, व्यक्तित्व के वो आयाम जो ना मुझे पता है ना आपको पता है, किसी को नहीं पता, वो छुपे हुए हैं, अननोन है। इसी को हजारों साल पहले एक रूप में भारतीय दर्शन ने कहा कारण शरीर। वो गहरी वासनाएं जो अंदर छुपी है, जो किसी को नहीं पता, ना कोई देख सकता है, ना मैं या ना कोई और दूसरा ही देख सकता है। इसी के अंदर छुपा है हमारा जन्मों का राज, हमारी पूरा महाकाव्य यहीं छुपा है। इसी कारण शरीर में पूरा महाकाव्य है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है जिसको हम ब्लाइंड या हिडन सेल्फ कह रहे हैं, ये जो सूक्ष्म शरीर है, मेरा अंतःकरण, ये कई बार रिफ्लेक्शन देता है उस महाकाव्य, और वहीं से हमें ढूंढना होता है कि मेरी कहानी क्या है। तो चलिए हम देखते हैं हमारी कहानियां क्या है। इसी तरह से हमने पिछले बार सेशन में जब चर्चा की थी कि वासना मूल कारण है, जिस मूल कारण से ये सब चीजें प्रकट हुई, दैट इज कॉल्ड वासना। एंड वासना के कारण ये सब चीजें धीरे धीरे मैनिफेस्ट होना शुरू। वासना ने कामना को प्रकट किया, कामना ने प्रकट किया कर्म को, और कर्म के कारण आज हम जिस भी स्थिति में हैं, अपने कर्मों के कारण अपने महाकाव्य को आगे बढ़ाते हैं या पीछे लेके जाते हैं। पिछले सेशन में हमने इसका एक ग्लिम्स देखा था। इसी ग्लिम्स को अब हम आगे बढ़ाते हैं और हम समझते हैं कि ये जो जन्मांतरों की यात्रा है, ये जो जन्म जन्मांतरों की हमारी यात्रा है, इस यात्रा में आज हम कहाँ हैं, पीछे क्या हुआ, और इस पीछे को जानकर हम आज की अपनी यात्रा को कैसे बेहतर रूप से समझ सकते हैं, हम इसको आज जानने का प्रयास करते हैं। आज यदि समय रहेगा तो हम एक मेडिटेशन भी करेंगे ताकि हम उस मेडिटेशन के माध्यम से इसको और बेहतर समझ सकेंगे। तो let me share my screen to make it more clear for you what we are discussing. Last session में हमने यहां तक इसको पढ़ा था। हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि प्रकृति, अब जब हम प्रकृति से बने हुए हैं, अविद्या इज लिमिटेड इंटेलिजेंस, उस अविद्या के कारण हमें हमारी लिमिटेड आइडेंटिटी, हम खुद को समझते हैं, उसको अहंकार कहते हैं। उसी से वासना का जन्म होता है, उसी से मन का जन्म होता है और उसी से महाभूतों का जन्म होता है। उसको काजल, सटल और ग्रॉस बॉडी कहते हैं। यही शरीर त्रय है, इस पे बात हो चुकी है।
इसी को अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, मनोमय कोश कहते हैं, इन्हीं को पंच कोश कहते हैं। इस पे हम बात कर चुके हैं। और इसी को उपकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब चर्चाएं हमने पिछले सेशन में की थी। और हमने जाना था कि किस प्रकार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से जो अंतःकरण है मेरा, जिसको मैंने सूक्ष्म शरीर कहा, उसी में संस्कार हैं। संस्कार से तात्पर्य यह है, जब एक काम आप बार बार करते हैं, रिपीटेड करते हैं, तो वो एक तरह का पैटर्न लाइफ का बन जाता है, और उसी पैटर्न ऑफ लाइफ इज कॉल्ड संस्कार। क्योंकि जब भी कोई आप कार्य करते हैं तो वो हमारे मनोविज्ञान पे एक छाप छोड़ के जाता है। तो ये जो छाप है, ये हमें अगली बार उसी काम को रिपीट करने के लिए प्रेरित करती है। इसी को हम संस्कार कहते हैं। वर्क गेट्स रिपीटेड। और हमने जाना कि यही सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के कॉम्बिनेशन को जीवात्मा कहते हैं, और जीवात्मा मृत्यु के पर्यंत जाती है और अगले जन्मों तक पहुंचती है। और आज उसी को अब हम समझने का प्रयास करेंगे। कैसे ये जीवात्मा हमसे जुड़ी हुई है और हमारी कहानियां क्या हैं। अब हम सूक्ष्म शरीर को इलॉबरेट करेंगे। सूक्ष्म शरीर का इलॉबरेशन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा हो। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। काजल बॉडी, ये कारण शरीर है। और ग्रॉस बॉडी जो आपको दिखता है, ठीक, वही जो ओपन सेल्फ है, जो सबको दिखता है। फिर सटल बॉडी है, उसमें कुछ हिडन है और कुछ ब्लाइंड है। और काजल बॉडी है जो पूरा अननोन है, कारण शरीर है जो कोई नहीं जानता। तो चलिए देखें इनमें आपस में कनेक्शन क्या है। एक विचार मेरे मन में आया, उसने मुझे जन्मदिन पे विश नहीं किया, ये मेरी चेतना में आया। ये कोई घटना हुई, लेट्स से कुछ घटना हुई, किसी ने मुझे विश नहीं किया। अब गौर से देखें मेरे मन में क्या है। तो मेरी फीलिंग है, मुझे दुख हो रहा है कि उसने मुझे विश नहीं किया। विचार क्या है, मैं उसकी प्राथमिकता नहीं हूं, ठीक, ये विचार है। मेमोरी क्या है, जब मैं छोटा था ना, तो माँ ने भी कभी मुझ पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं 4 भाई बहनों में था मैं भी, तो बाकी की ज्यादा केयर होती थी, मेरी पता नहीं क्यों केयर नहीं की कभी किसी। अब एक मेमोरी भी है उसके साथ। मन, बुद्धि, चित्त, चित्त हो गया। अहंकार, तो मैं कौन हूं, मैं एक वाइफ हो सकती हूं, गर्ल हो सकती हूं, डॉटर, लेडी, फीमेल, मेल, मैं कुछ भी हो सकता हूं, जो मेरी लिमिटेड आइडेंटिटी है। यहां तक की कहानी क्लियर है। पर यह कारण बहुत गहरा भी हो सकता है। जैसे महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, ये जो सोच है ये कहीं और गहरी भी आ सकती है। अगर आप पुरानी यात्राओं में से निकालेंगे तो शायद आप पाएंगे कि पिछले किसी जन्म में आप एक बहुत ही एरोगेंट महारानी थी, जिसने कभी किसी की केयर नहीं की, लोगों को नजरअंदाज किया। अब आपने फिर से जन्म लिया है ये सीखने के लिए कि नजरअंदाज होने पर, किए जाने पर कैसा महसूस होता है। एक महाकाव्य का एक पुराना चैप्टर आप खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह के विचार मेरे मन में बार बार क्यों आ रहे हैं। कोई भी बात हो सकती है। मैं डेलीगेट नहीं करना चाहता, मैं अपने कार्यों को पूरी तरह से नियंत्रण में रखना चाहता हूं। अपने भाव क्या है, किसी और को काम करने देने में डर लगता है भाई। विचार क्या है, विचार यह है कि यदि मैं देखूंगा नहीं खुद ही तो काम नहीं होगा। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, खुद ही देखना पड़ता है। तो मैं एक ऐसा लीडर हूं जब सब चीजें अपने कंट्रोल में रखता है। याद क्या है, चित्त में एक पुरानी याद है कि पिताजी एक्सपायर हो गए थे, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई थी, किसी ने नहीं संभाला, मुझे ही करना पड़ा, सारी जिम्मेदारियां मुझे ही करनी पड़ी। तो मैं सीख गया कर खुद को ही करना पड़ता है। ये मेमोरी है। ईगो क्या है, मैं बॉस हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं सन हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, मुझे तो लग रहा है केवल ये इसी
इसी अध्याय के कारण है कि मैं डेलीगेट नहीं करता। मैं पूरा ऊर्जा, अपनी ताकत अपने पास केंद्रित रखना चाहता हूं। आप ऐसे लोगों को जानते हैं अपने आसपास जो बड़ा केंद्रीकृत कर लेते हैं सत्ता का, वो किसी और से शेयर नहीं करना चाहते। उनको लगता है अगर मैंने सत्ता किसी और को दी या डेलीगेट किया तो काम होगा नहीं। जानते हैं आप ऐसे लोग? ओके, सो शायद पिछले किसी जन्म में आई वॉज अ केयरलेस पर्सन, मैं बहुत केयरलेस व्यक्ति था, और इस जन्म में मैं सीखने के लिए आया हूं कि सब कुछ खुद करके देखूं एंड बी वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। ये भी देखा गया। मैं लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखता हूं क्योंकि मैं लोगों पे, भावना ये है मिसट्रस्ट, मैं ट्रस्ट नहीं कर पाता आसानी से। आप में से कितने लोग आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते? तो ये जो आसानी से ट्रस्ट ना कर पाना है, इसके पीछे विचार क्या हो सकता है? कुछ भी विचार हो सकता है। मैंने जिस पे भरोसा किया उसने भरोसा तोड़ा, मैंने जिन पे भरोसा किया उस दुनिया से चले गए। याद क्या है? डिपेंडेंसी इज बैड। मैं जिस पर निर्भर रहा वो, उसने मुझे दुख दिया। सेल्फ के बारे में इमेज क्या है? सेल्फ इमेज, आई एम वीक। पुरानी कहानी क्या है? मैं पिछले किसी जन्म में मुझे मेरे ही किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने जहर देके मारा था। तो इस जन्म में वो जो चेतना की याद है, वो इम्प्रिंट है मेरे अंदर कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। हमने कहा ये एक महाकाव्य है और ये एक अध्याय है, ये सब जुड़ा हुआ है। आई डोंट वांट टू मैरी, मुझे शादी नहीं करना। भाव क्या है? कहीं ना कहीं गहराई में मुझे इंफीरियर लगता है, मैं अच्छा नहीं दिखता। विचार क्या है? मैं हैंडसम नहीं हूं, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं, लोग मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले वो रिजेक्ट करे, मैं ही रिजेक्ट कर देता हूं। मेमोरी क्या है? मेरे स्कूल में टीचर ने कहा था तुम बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते, कैसा मुंह है तुम्हारा, देखो। आज तक वो बात यहां तक याद है। ईगो क्या है? आई एम अगली, मैं कुरूप हूं, ये मेरी सेल्फ आइडेंटिटी है। कहानी क्या है इस महाकाव्य की? मैं कि कोई एक ऐसा राजा या रानी था पिछले किसी जन्म में जिसको अपने रूप पे बड़ा घमंड था। अब मैं आया हूं ये सीखने के लिए कि ये कुछ नहीं होता। योग्यता, व्यवहार, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मुझे काम नहीं करना, मैं काम टालना पसंद करता हूं। माइंड फीलिंग है वीक, आई फील वीक, मैं नहीं कर पाऊंगा काम। विचार क्या है? मैं एक केयरलेस व्यक्ति, ये मेरा विचार है। आई एम ए केयरलेस पर्सन। ये विचार कैसे आया? पापा कहते थे बचपन से तुम कुछ नहीं कर सकते, एक नंबर के ढोर हो, केयरलेस हो तुम बहुत ज्यादा। ये मेमोरी में है। ईगो, आई एम केयरलेस, अहंकार। पिछले जन्म में ये व्यक्ति हो सकता है धरती का सबसे अमीर व्यक्ति रहा हो, और इस जन्म में ये सीखने के लिए आया हूं कि लाइफ को केयर फ्री भी जिया जा सकता है। सो बहुत सारी चीजें मिलके हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। और ये पूरा काजल बॉडी, जिसको हम कारण शरीर, जिसको हम वासना कहते हैं, ये डर से पैदा होती है। और डर पैदा होता है हमारी लिमिटेड आइडेंटिटी से, अविद्या से। सो दिस इज द बिगर पिक्चर। हमेशा, हर समय, अगर महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि आप देखिए, आप पता लगाइए कि आपके व्यवहार के जो ट्रेट्स हैं वो कहां से आ सकते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं आप में जो बहुत गहरी है और रिपीटेटिव हो रही हैं आपके साथ, और अगर आप उसका डोर पकड़ के चलेंगे तो आप पिछले जन्मों को डिकोड कर पाएंगे। महर्षि पतंजलि ने कहा, जैसे हम बोलते जा रहे हैं, अगर आपको लगता है तो आप विचार कीजिएगा इन सब पे। ये आउट ऑफ मैनी रिसर्च, बहुत सारे लोगों से मिलके, बहुत सारे अलग अलग जगह के रेफरेंसेस से इस तरह की कई चीजें हमारी नजर में आई। जैसे अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा है जहां अगर कोई टच करे तो आपको बिल्कुल सहन नहीं होता। आप में से किसी के शरीर में ऐसा कोई हिस्सा है कि कोई टच करे तो आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। फाइन। सो एक व्यक्ति ये था, उसको नाक पे अगर आप उसको छू दें तो बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाता था। नाक पे आप नहीं छू सकते उसे। फाइन। कोई माथे पे नहीं छू सकता कोई किसी को, काइंड ऑफ। उसने जब डिटेल में अपनी पास्ट लाइफ को देखा तो उसने पाया कि उसको वन ऑफ द पास्ट लाइफ्स में
उल्टा लटका के पानी में डुबो दिया गया था। तो द डाइंग थॉट जो था वो नाक से सफोकेशन था। सो बहुत अनकंफर्टेबल अभी भी उसको महसूस होता है। कोई व्यक्ति जो बहुत काम टालने वाला व्यक्ति है, जो बहुत क्रॉनिक प्रोकास्टिनेटर है, बिल्कुल हमेशा ही काम टालता है, आप अपने आसपास कोई देखें, उनमें से किसी को जब पास्ट लाइफ में ले जाया गया तो ये पाया गया कि वो पिछली पास्ट लाइफ में, वन ऑफ द पास्ट लाइफ में, वो बहुत एक स्ट्रिक्ट फौज का अधिकारी था और उसने इतना ज्यादा डिसिप्लिनेरियन था कि उसने ना रिश्तों की कदर की, ना भावनाओं की कदर की, केवल डिसिप्लिन सब कुछ है, काम समय पे होना चाहिए। अब वो सीखने आया है काम टाल भी दिया जाए तो आसमान नहीं गिर जाता। सो जो आपको गलत लग रहा है, हम फिर कह रहे हैं, जो विनाश है वो शायद विकास की ही एक यात्रा है। तो इस समय जो आपको सब पान बेचता दिख रहा है पिछले जन्म का बिलियनियर हो सकता है। इस समय जो सबसे निकम्मा दिख रहा है पिछले जन्म का सबसे डिसिप्लिनेरियन हो सकता है, जो अब ये सीखने आया है। एंड दिस इज हाउ लाइफ गोस। अगर हम में से कोई है जो अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा, इनएबिलिटी टू बैलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ, अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो कई बार ये भी हो सकता है पिछले कई जन्मों में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने बैलेंस की हो और नाउ इस जन्म में आप करना ही नहीं चाहते। कई बार कई ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उनमें धैर्य की बहुत कमी है, वो आलोचना सहन नहीं कर सकते। अगर इनमें से आप कोई हैं, क्रिटिसिज्म, कोई उल्टा बोले उन्हें सहन नहीं होता, पेशेंस नहीं है। ऐसे कई लोग पाए गए जिनमें इस तरह के विचार थे, और जब उनको पास्ट लाइफ में ले जाया गया तो जानकारी मिली कि दे डाइड इन होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट की एट्रॉसिटीज, जब हिटलर ने हत्याएं की थी लोगों की, उसमें ये मारे गए थे। तो इम्पेशंस, क्रोध, ये इनका डाइंग थॉट था। कोई ऐसा डर जो अजीब सा डर हो, अंधेरे में नहीं रह सकते, तो सफोकेशन जल्दी से होने लगता है, ये भी कोई पास्ट लाइफ इम्प्रिंट हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी टनल से गुजर रहा था, टनल गिर पड़ी, अर्थक्वेक आया और वो टनल के नीचे दब के मर गया। अब उसे इस तरह के खाली जगह जाने में डर लगता है, उसे नहीं पता क्यों, पर उसे अजीब लगता है। कोई भी किसी भी तरह का कोई फोबिया, कोई भी फोबिया अगर आपको हो, जैसे कई लोगों को मार्केट प्लेस का फोबिया है। आई हैव अ पर्सन, हमारे एक मेंटी थे, उनको मार्केट प्लेस का फोबिया था। भीड़ में सांस लेना उनको मुश्किल होने लगती थी। व्हेन आई टुक हिम वन इनटू द पास्ट लाइफ्स, तो पास्ट लाइफ में ये देखा दैट ही वाज किल्ड, चौराहे पे उनकी हत्या कर दी गई थी। सो सारे लोग देख रहे थे। कई बार जिसको आज आप मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, वो कई बार अलग अलग समय के व्यक्तित्व आपके अंदर इमर्ज होते हैं। ये भी कई बार ऐसा होता है। कोई रिकरिंग ड्रीम, कोई सपना बार बार आता है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, एक भी संस्कार को अगर आप कस के पकड़ के उसको फॉलो करेंगे तो आपको सीधे उस महाकाव्य तक लेके जाएगा। भले कोई सपना जो आपको बार बार आ रहा हो, कोई भी चीज, कोई ऐसी चीज जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत बेहतर हैं। कई बार आप टीचर से भी ज्यादा जानते हैं शायद उस सब्जेक्ट को। मोजार्ट जो इतने महान म्यूजिशियन हुए, वो हमेशा कहते थे कि ये शायद ज्ञान मैंने पिछले जन्मों में ही पा लिया था। कई बार कोई एक काम करने के लिए बहुत ज्यादा पैशन हमारे अंदर होता है, मुझे यही नौकरी चाहिए, जैसे कुछ खींचता है आपको उस तरफ। वो पास्ट लाइफ की शायद आपके कई प्रोफेशंस होंगे जो आज भी आपको खींचते हैं, अगर दे वर नाइस। कोई विदेशी भाषा जो आपको बहुत जल्दी आप सीख लेते हैं, वो भी पास्ट लाइफ इम्प्रिंट हो सकता है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, कोई सा भी ऐसा संस्कार अगर आप पकड़ेंगे तो आप पहुंचेंगे वहां, क्योंकि पहुंचना तो वही महाकाव्य तक है। कोई भी ऐसी फीलिंग, कोई जगह गए आप और आपको जाके बहुत अच्छा लगा, किसी जगह कोई राज्य आपको खींचता हो, कोई आपका फेवरेट राज्य, वो भी पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स है। और इसके अलावा ये भी सोचिए, किसी व्यक्ति के प्रति एक्सट्रीम अट्रैक्शन या अवर्जन, ये भी पास्ट लाइफ इम्प्रिंट है। अगर बहुत अट्रैक्शन आपको किसी के प्रति फील हो रहा है, पास्ट लाइफ हो सकता है। बहुत अवर्जन फील हो रहा है, ये भी हो सकता है। यही है, हम नहीं कह रहे, हो सकता है। किसी खाने के प्रति, किसी जानवर के प्रति, किसी रेस के प्रति, किसी देश के प्रति, किसी पौधे के प्रति, किसी क्लाइमेट के प्रति, किसी टेस्ट के प्रति,
किसी ऐतिहासिक समय के प्रति, किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के प्रति यदि आपको एक अजीब सी आकर्षण है तो वो महाकाव्य का हिस्सा हो सकता है। सो हम एक अध्याय में हैं, हजारों अध्याय वाली एक किताब के, और जो पूरी एक सीक्वेंस में लिखी गई है। सो ये सब पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स हो सकते हैं। एक व्यक्ति थे जिनको क्रिश्चियंस बिल्कुल पसंद नहीं आते, जबकि क्रिश्चियंस कितने सहृदय भी होते हैं, सहृदय होते हैं, पर उन्हें पसंद नहीं आते थे। सो जब उन्होंने पास्ट लाइफ देखा तो उनको यह पाया गया कि जब कैथोलिक चर्च ने इंक्विजिशन शुरू किया था तो उस समय जो कुछ रॉइट्स हुए थे, कुछ जो परसिक्यूशन हुआ था, उसमें ही वाज किल्ड। सो इस जन्म में ना तो वो क्रिश्चियन है, ना क्रिश्चियन से कोई एक्सपोजर है, पर पता नहीं डिसलाइक था उनके मन। पर अब जब उनको क्लियर हुआ तो उनके मन से वो डाउट खत्म हुआ। कोई अनकंट्रोलेबल हैबिट आपकी जो आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, कोई ऐसी चीज आप में जो सेक्स अप्रोप्रिएट नहीं है, आपका जेंडर अप्रोप्रिएट नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, जनरली लड़कियों को हथियारों का शौक नहीं होता, पर अगर आप लड़की हैं और आपको हथियारों का एक्स्ट्रॉर्डिनरी शौक है, ये भी वो इम्प्रिंट हो सकता है पास्ट लाइफ का। लव एट फर्स्ट साइट भी पास्ट लाइफ हो सकती है। कई बार सेक्सुअल रिलेशनशिप में बहुत हम अनकंफर्टेबल यदि कोई होता है, इसका भी पास्ट लाइफ इम्प्रिंट हो सकता है। बहुत ज्यादा अब्यूजिव रिलेशनशिप में अगर हम हैं, इसके भी पास्ट लाइफ रिपरकेशंस एंड रीजंस हो सकते हैं। कई बार अगर मन में किसी के ये विचार आता है कि मुझे लड़की होना चाहिए था या मुझे लड़का होना चाहिए था, इसके भी पास्ट लाइफ रिपरकेशंस या इंडिकेशंस हो सकते हैं। सो महर्षि पतंजलि जो कहने का प्रयास कर रहे हैं वो ये है कि कोई भी एक संस्कार जो अभी आप में है, जब आप उसको फॉलो करेंगे तब आप उस महाकाव्य तक पहुंचेंगे जो आपके जीवन की कथा है, जो आपके जीवन का महाकाव्य है। आप उस तक पहुंच जाएंगे, और जब आप उसे पहुंचेंगे तब आपको सब चीजें अपने आप सही, उचित और संतुलित महसूस होने लगेगी। लगेगा कि शायद जो हो रहा है वो इससे बेहतर नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही होना था। सो लेट्स सी, जब ये जीवात्मा गुजरती है यहां से, जीवात्मा जब एक शरीर को त्याग के दूसरे शरीर में जाती है, वापस एक वूम में आती है, इस दौरान क्या करती है? इट इज कॉल्ड लाइफ बिटवीन लाइफ्स। दो जन्मों के बीच की कहानियां, दो अध्याय के बीच के पेजेस। ये अध्याय खत्म हुआ, अगला अध्याय चालू हुआ, पर इसके बीच में भी कुछ पेजेस हैं जो खाली दिखते हैं, पर वो खाली है नहीं। वो क्या करती है? वो 10 कार्य करती है जीवात्मा। एक मृत्यु और अगले जन्म के बीच में 10 कार्य जीवात्मा के पास होते हैं। फुर्सत कहीं नहीं है, ध्यान रखिए। इसलिए यात्रा लगातार चलती है। पहला, आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करती है। व्हाट डज दैट मीन? वो महाकाव्य। अब जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं ऊपर, लाइफ बिटवीन लाइफ्स, तो अचानक हमें सब फिर से याद आता है। वी हैव एक्सेस टू ऑल द रिकॉर्ड्स। हम इस जन्म में क्यों आए थे, क्या पर्पस था, क्या करना था, क्या सीखना था इस जन्म में आके, और क्या करके चले गए। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है या हुआ है कि आप सुपरमार्केट में जो खरीदने गए थे वो तो नहीं मिला और कुछ और खरीद के आ गए? हाथ खड़ा करें यदि हुआ है आपके साथ कभी ऐसा। ऐसा ही हमारे साथ जीवन में भी होता है। हम जो करने आए थे वो तो करना यहां भूल गए आके, क्योंकि पेरेंटियल संस्कार भी मिले, माहौल, समाज वमाज भी मिला। जो सीखने आए थे वो तो भूल गए, और पता नहीं कौन कौन सी डिग्रीज, कौन कौन सी नौकरी, कितने सारे मकान, बंगले, सब बना बुनू के पेपर में नाम छपवा के खत्म हो गए। फिर जब वापस ऊपर गए तो पता लगा यार पूरा ही वेस्टेज निकल गया। हमने उन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर ली जो पेपर में ही नहीं आता कभी। वो तो आउट ऑफ सिलेबस है, पूरा लाइफ ही कई लोगों की आउट ऑफ सिलेबस चली जाती। एंड देन वी फाइंड इट कि भूल हो गई, एंड देन वी कम अगेन।
दूसरा, कंपेयर विद द ओरिजिनल लाइफ प्लान। अब हम क्या करते हैं कि एक तो पूरा रिकॉर्ड्स को निकालते हैं, फिर ये जो हमारी लाइफ है, जो ओरिजिनल लाइफ प्लान, उससे हमारी लाइफ को फिर कंपेयर करके देखते हैं, और फिर लगता है यार भारी भूल हो गई, ये तो क्या करके आ गए हम गए थे सीखने की क्रोध को कैसे नियंत्रित करें, वासना को कैसे जीते, कामनाओं को कैसे जीते, अहंकार को कैसे समाप्त करें, और हम 2 5 स्टार होटल और 3 यॉट खरीद के आ गए। थर्ड, सी द डिविएशन, बेकार हो गया। सीख गाइडेंस। फिर ये सोल मास्टर्स के पास जाती है। हम भगवत गीता सीरीज में सोल मास्टर्स को पढ़ चुके हैं। ये सोल मास्टर्स 2 तरह के हो सकते हैं। एक, वो जो रीइंकारनेट होने वाले हैं, वो आने वाले हैं धरती पे पुनः मास्टर्स, क्योंकि उनके एक आध चैप्टर बाकी हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस, उनका एक चैप्टर बाकी था, बस वो सीखने आए थे और सीख के चले गए। तो ये इतने सहृदय कंपैशनेट सोल मास्टर्स होते हैं कि जब हम उन्हें बताते हैं कि हुआ ये था कि मैं ये प्लान करके गया था और ये करके आ गया हूं, सो मैं तो फेल हो गया लगता है। देन विथ लव एंड अफेक्शन, पॉइंट नंबर 5, वो एनालाइज करते हैं गैप को। वो समझाते हैं कि ये गैप इसीलिए हो गया, इस गैप के कारण ये है, कोई बात नहीं, जो भी तुमने पिछला जीवन जिया, अब इससे क्या सबक सीख सकते हो ये बताओ। तो मृत्यु के बाद यहां आ गए, अब क्या सबक सीख सकते हो। वो सारे किरदार तो तिरोहित हो गए, जिसे तुम पति पत्नी बच्चे रिश्ते नाते नौकरी ये सब कहते, तो सब खत्म हो गया, मूवी समाप्त। अब ये बताओ इस मूवी का सार क्या है, व्हाट डिड यू लर्न। फिर जब हम उस मूवी का सार बताते हैं, हमने ये सीखा, देन सोल मास्टर्स बोलते हैं कि अब इस सीख के आधार पर, पुरानी अपने महाकाव्य के आधार पर एक नया प्लान बताओ, अब आगे क्या सीखना चाहिए तुम्हें इसके बाद। तो फिर हम उन सोल मास्टर्स के गाइडेंस में अपना नया लाइफ प्लान बनाते हैं, और उस लाइफ प्लान के अनुसार हम एक ऐसा गर्भ तलाशते हैं जहां हमें जन्म लेना चाहिए, जहां में वैसे माता पिता दोस्त यार परिस्थितियां मिले जो उस लाइफ प्लान को हमें जीने में मदद करें। उस लाइफ प्लान में अगर हमारा ये है कि मेरे पिता की मृत्यु होनी होगी ताकि मैं ये चीज सीख सकूं, तो वो लाइफ प्लान में ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही किरदार मुझे मिलेगा जो मुझे बीच में छोड़ के जाएगा, क्योंकि वो मेरी यात्रा के लिए उसका जाना जरूरी है। जिसका होना आपकी यात्रा के लिए जरूरी है वो है, जिसका जाना आपकी यात्रा के लिए जरूरी है वो चला गया। सब कुछ जीवन में हर क्षण वैसा ही हो रहा है जो यात्रा के लिए जरूरी है। पर मैं प्रतिक्रिया करता हूं, मैं सीखने की जगह मैं विषाद में आ जाता हूं, सीख के आगे बढ़ने की जगह मैं उसमें एंगेज हो जाता हूं। सिचुएशन वही आ रही है जो हमने प्लान की, किसी का होना जीवन में या किसी का जाना, वो हमारी योजना अनुरूप है, पर उसका जो विषाद है वो इसीलिए क्योंकि हम भूल गए इस योजना। फिर समुचित समय आने पर हम फिर जन्म लेते हैं, और जन्म लेके फिर से इस जीवन की कहानी को प्रारंभ करते हैं। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, इस पूरी कहानी के दौरान आज जो ये जीवन आप जी रहे हैं, इस पन्ने पे भी कोई भी एक संस्कार, कोई भी एक बात, उस पर ध्यान लगाइए, उस पे संयम कीजिए, ये आपको उन अनंत जन्मों के महाकाव्य तक लेके जाएगा, और आप जीते जी अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस कर पाएंगे। आपको मृत्यु की जरूरत नहीं है उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की, आप इसी पल इसी समय वो सारे रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं। और जब आप करेंगे तो आप रीओरिएंट कर सकेंगे खुद को, आप जीवन को वृहद विराट दृष्टिकोण से देख पाएंगे, और जब आप उसे विराट दृष्टिकोण से देखेंगे तो विनाश और विकास की परिभाषाएं बदल जाएंगी। जिसको विनाश कहते हैं शायद उसको आप विकास कहेंगे, जिसको विकास कहते थे शायद उसको आप विनाश कहेंगे। इसीलिए
इसीलिए अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, विषयों को विषय समान के त्याग दे। जिसको आज मैं विषय प्रॉपर्टी कहता हूं, अष्टावक्र महर्षि ने कहा वो विष है। तो कई बार विकास विनाश कहलाएगा, विनाश विनाश कहलाएगा, और इसके बाद भी जब मैं इसको वरहद में देखूंगा तो मन में एक साम्य स्थापित होगा। न विनाश है न विकास है, एक यात्रा है जो स्व आत्मानुभूति तक जाती है, और इसी यात्रा को की कुंजी है संस्कार। संस्कारों से मैं उसको रिट्राइव कर सकता हूं, यही महर्षि पतंजलि ने कहा। सो हमने आज इसको समराइज करके समझा। तो चलिए एक यात्रा पे हम चलते हैं, एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। इस मेडिटेशन में आप किसी भी एक ऐसे संस्कार पे विचार कीजिए जो संस्कार आपको लगता है, संस्कार का मतलब एनी हैबिट, एनी कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट, एनी बिहेवियर जो आपको खुद के बारे में अजीब लगता है। अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। लाइक आपको लगता है मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, दैट इज फाइन, वो एक संस्कार लीजिए। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सब चीजें सनक की हद तक सफाई मुझे पसंद है, वो लीजिए। कोई भी एक चीज, एक इंटेंशन बनाइए। सो आई एम गिविंग यू सम टाइम, टेक 1 मिनट, क्रिएट एन इंटेंशन, क्योंकि इंटेंशन से ही ये यात्रा सुलभ होगी। याद रखिए, इंटेंशन फ्यूल है, ये कोई टूरिज्म नहीं है। दिस इज नॉट पास्ट लाइफ टूरिज्म कि चलो घूम के आते हैं। आपका फ्यूल है इंटेंशंस। सो बिल्कुल क्लियर इंटेंशन रखिए, आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में। वो जो आपका जौहरी विंडो का हिडन सेल्फ हो, डार्क सेल्फ है, जो ना मुझे पता है ना किसी और को, उसमें क्या जानना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ? एनीथिंग। आप कुछ भी, जैसे कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप है, वो अब्यूजिव रिलेशनशिप क्यों है? या फिर कोई डर है, कोई फोबिया है, वो फोबिया क्यों है आप में? कुछ भी। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? डू यू नो आपको क्या करना है? या किसी से आपको एक्सट्रीम अटैचमेंट है, उस व्यक्ति से आपका क्या रिश्ता है पहले का? कुछ भी। थिंक ऑफ इट। हाउ मेनी ऑफ यू कुड थिंक ऑफ एनी इंटेंशन? आई वोंट आस्क, जस्ट वांट टू एश्योर, कितने लोग सोच पाए हैं किसी भी एक इंटेंशन? ठीक 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 ठीक। जितना आपका इंटेंशन स्पष्ट होगा उतना आपको मदद मिलेगी। ठीक। अब 2-3 बातें और। इस पूरे मेडिटेशन के दौरान हर चीज आपको दिखे आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, आप अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट कीजिए। यह समय तर्क का नहीं है। इंट्यूशन, नॉट इंटेलिजेंस। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। फर्स्ट थॉट इज राइट थॉट। जो पहला विचार आया बस उसके साथ चल पड़िए, धीरे धीरे सब खुलने लगेगा। और आपको कुछ ना भी दिखे तो उस ऊर्जाओं को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि क्या है। हो सकता है आपको कोई दृश्य ना दिखे, हो सकता है आपको कुछ स्पष्ट ना दिखे। उस केस में ऊर्जाओं को महसूस कीजिए एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। क्लियर? चूंकि ये डिस्टेंट मेडिटेशन है तो हो सकता है ये सुनते समय आपके कान में दूसरी आवाजें भी आ रही हो। आप कितने डीप ट्रांस में जाएंगे ये आपकी निजी साधना पर निर्भर करेगा। तो अगर आसपास की कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, इट्स ओके, स्टिल यू कैन कनेक्ट टू इट। सो आर यू रेडी फॉर दिस? चलिए, तो एक बार महर्षि पतंजलि ने जो कहा उसको करके देखते हैं। एक संस्कार उठाते हैं और उस पे संयम करते हैं और उससे देखते हैं कौन से अध्याय के तार जुड़े हुए हैं। सो अपनी आंखें बंद कीजिए और इस मेडिटेशन के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लीजिए।
एक गहरी सांस अंदर लीजिए, एक गहरी सांस बाहर छोड़िए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। अब जो भी आपके आराध्य हो, उन आराध्य को प्रणाम करके कहिए, हे प्रभु, तुझे साक्षी मान के मैं अपने अंदर की यात्रा पे जाता हूं, मुझे शक्ति प्रदान करें। अपने मन को भी कहिए, हे मन, ऐसे कई आवश्यक कार्य हैं जो मुझे करने हैं, ऐसी कई प्राथमिकताएं भी हैं जिन्हें मुझे देखना है। पर आने वाले कुछ समय मैं अपना पूरा ध्यान अपनी इस यात्रा पे केंद्रित करूंगा। इसके उपरांत उन सारी प्राथमिकताओं को और उन सारे कार्यों, उन सारे विचारों को मैं महत्व दूंगा। पर आने वाले कुछ समय मैं पूरी तरह से संयमित होऊंगा एक संस्कार के प्रति। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और सांस छोड़िए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और इस सांस को अपने अंदर बहने दीजिए। पूरे शरीर को शांत हो जाए, पूरी तरह से विश्राम। एक और गहरी सांस लीजिए। इस सांस को अपने पैरों में प्रवाहित होने दीजिए और जैसे जैसे ये आपके पैरों में प्रवाहित होती है, पैर पूरे शिथिल होते जा रहे हैं, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, पूरी तरह से निढाल छोड़ दी। एक और गहरी सांस लीजिए और इस सांस को अपने एब्डोमेन में, अपने उदर क्षेत्र में प्रवाहित होने दीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स, निढाल छोड़ दीजिए, अपने उदर को ढीला छोड़ दीजिए, पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह, वेरी मच रिलैक्स। एक और गहरी सांस लीजिए और अब इस सांस को अपने भुजाओं और कंधों में प्रवाहित होने दीजिए। अपने हाथ, कंधे, उंगलियां, इनमें प्रवाहित हो। उंगली के रोम रोम में इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। This healing energy is making you relaxed. पूरी तरह से रिलैक्स्ड। आप पूरे रिलैक्स हो चुके हैं, बिल्कुल रिलैक्स। एक और गहरी सांस लीजिए
और इसको अपनी छाती में प्रवाहित होने दीजिए। और इस प्रवाह के साथ इस ब्रह्मांड की सक्रिय ऊर्जा आपको पूरी तरह से विश्राम दे रही है। कंप्लीटली रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा ढीला छोड़ दीजिए पूरे शरीर को। आपके पैर पूरी तरह से विश्राम में हैं। आपके नितंब पूरे विश्राम में। आपकी थाइज, कमर, पेट, छाती, हाथ, कंधे पूरे रिलैक्स्ड हो चुके, कंप्लीटली रिलैक्स। और अब इन दिस स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन एक और गहरी सांस लीजिए और इसको पूरी तरह से अपनी गर्दन में प्रवाहित होने दीजिए। आपकी गर्दन इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से विश्राम महसूस कर रही है। थोड़ी गर्दन हिला के अपने आप को और कंफर्टेबल कर सकते हैं। और अब इस विश्राम युक्त स्थिति में एक और गहरी सांस लीजिए और इस सांस को अपने मस्तक, इस ऊर्जा को अपने मस्तक में प्रवाहित होने दें। अपने पूरे चेहरे और मस्तक में प्रवाहित होने दें। आपके गाल पूरी तरह से रिलैक्स हो गए। होठ, आपकी आंखों की पुतलियां रिलैक्स हो गई, कंप्लीटली रिलैक्स। आपकी भौहें रिलैक्स्ड फील कर रही है। आपका मस्तक पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से। और अब इस पूर्ण विश्राम अवस्था में अपने मन में उस संकल्प को दोहराएं जिस संकल्प की खोज में आपने अपने जन्म जन्मांतरों की यात्रा को प्रारंभ किया। वो प्रश्न, वो संकल्प बिल्कुल शांत मानसिक स्थिति, पूरी तरह से शांत। उस संकल्प को मन में पुनः दोहराएं और अपने आराध्य से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे अपने उस महाकाव्य में इस अध्याय को खोलने की अनुमति प्रदान करें। अपने जीवन के महाकाव्य का वो अध्याय जो आज आपके व्यक्तिगत जीवन के इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आपने ये यात्रा शुरू की। और इसी संकल्प के साथ जैसे ही हम 5 से 1 कहेंगे, आपको अपने सामने एक ब्रिज दिखाई देगा, एक पुल। वो पुल जो आपके वर्तमान जीवन को आपके महाकाव्य से जोड़ता है। वो पुल जिसका एक सिरा आपका वर्तमान है और दूसरा सिरा एक ऐसा पूर्व जन्म जिसका प्रत्यक्ष संबंध इस संस्कार से है जिसको आप खोज रहे हैं, जिसका मूल आप खोज रहे हैं। जैसे ही हम 5 कहेंगे, आपको अपने सामने एक
पुल दिखाई देगा, एक ब्रिज, जिसका एक छोर तो आपको दिखेगा और दूसरा छोर किसी धुंध में छुपा होगा। आप धीरे धीरे बिल्कुल शांति से उस छोर की तरफ चलेंगे तो और स्पष्ट होता जाए, और आपकी चेतना अपनी अंतर यात्रा में एक ऐसे पूर्व जन्म में पहुंचेगी जिसका इस संस्कार से प्रत्यक्ष संबंध है, इस प्रश्न से प्रत्यक्ष संबंध है। 5, एक ब्रिज आपके सामने है। जैसे ही हम 5 से 1 की तरफ बोलना शुरू करेंगे, बिल्कुल शांति से आप उस ब्रिज पर चलना शुरू करेंगे। 4, धीरे धीरे बिल्कुल शांत अवस्था में उस ब्रिज पर चलते रहिए। सब कुछ ठीक है, सुरक्षित है। वो दूसरा छोर जो अभी स्पष्ट नहीं दिख रहा, धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। 3, ये मेरी यात्रा मुझे अपने गत किसी जन्म के उस अध्याय पे लेके जाएगी, उस पृष्ठ पे लेके जाएगी जो मेरे इस संस्कार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी चेतना व्यापक हो रही है और वो इस ब्रह्मांड से खुद को जोड़ रही है। वो सारे रिकॉर्ड, वो सारे महाकाव्य, वो सारी यात्राएं जो इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, आपकी चेतना उससे जुड़ना शुरू हो। अपने इंट्यूशंस पे पूरा विश्वास करें। अब आपको महसूस होना शुरू होगा एक वो छोर आपके अस्तित्व का जो कहीं पीछे आप छोड़ा है। तो आपको वो आवाजें, वो वाइब्रेशन, वो भाव, वो ऊर्जाएं महसूस हो सकती हैं जो उस छोर पे आपका इंतजार करती है। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। फर्स्ट थॉट इज राइट। पहला विचार बिल्कुल सही है। कुछ ना भी दिखे, ऊर्जाओं को महसूस करें। हमारा अस्तित्व ही ऊर्जा है, और हम जैसे ही कहेंगे आप अपने किसी गत जन्म के किसी ऐसे समय में पहुंचेंगे जिसका प्रत्यक्ष संबंध है इस संस्कार से, इस प्रश्न से, इस जन्म से। एक एग्जैक्टली देयर, बिल्कुल वही। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी चेतना उस जन्म में पहुंच चुकी है जिसका प्रत्यक्ष संबंध है इस जन्म से। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। बिल्कुल शांत भाव से अपने आसपास की ऊर्जाओं को महसूस कीजिए। नीचे की तरफ देखिए, अपने पैरों की तरफ देखिए। क्या आपने अपने पैरों में कुछ पहन रखा है? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। यदि पहन रखा है तो ये किस प्रकार का है? क्या आपने कुछ पहन रखा है? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस।
Even if you can't see, you can sense. Trust your intuition. You exactly know what. आपको अच्छे से पता है। आपकी चेतना ने वो पल जिया है पहले। वो आपकी ही तो कहानी है। अब अपने आसपास को महसूस कीजिए। सजग हो जाइए अपने आसपास के प्रति। देखिए चारों ओर क्या महसूस, क्या दिखता है। कौन सा क्षेत्र ये प्रतीत होता है, कौन सी जगह है ये। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। पहला विचार सही है, पहले विचार को पकड़ के चलते रहिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आप बाहर हैं या अंदर हैं, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। Trust your intuitions. You know exactly what. इस समय प्रकाश है, अंधकार है, या किस प्रकार का समय है। दिन है, रात है, शाम है, दोपहर है। Trust your intuition. You know exactly what. आप वहां क्या कर रहे हैं? What are you doing there? Trust your intuitions. क्या कर रहे हैं? First thought is right. क्या पहन रखा है आपने इसमें? What are you wearing? Trust your intuitions. आपकी चेतना ने जिया है उस पल को, वो सब जानती है। आप मेल हैं या फीमेल हैं? Trust your intuitions. Trust your intuition. How old are you? क्या उम्र है आपकी? पहला विचार सही। First thought is right. You know exactly what. क्या कोई आपके आसपास है? क्या आपके आसपास कोई महसूस होता है? कुछ ना भी दिखे तो ऊर्जाओं को डिकोड कीजिए। जस्ट ट्रस्ट द एनर्जी। क्या किसी की ऊर्जाएं आपके आसपास महसूस होती हैं? यदि हां तो कौन है वो लोग? कैसे संबंधित हैं आपसे? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। कौन है ये? कैसे संबंधित है आपसे? कैसा महसूस कर रहे हैं आप इससे? उस भावना को एक नाम दें। क्या महसूस कर रहे हैं आप इससे?
और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने इसी जीवन काल के किसी ऐसी घटना पर पहुंचेंगे जिसका प्रत्यक्ष रूप से संबंध है वर्तमान जीवन की घटना से, उस संस्कार से जिसको लेके आप इस खोज पे आए हैं। जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने उस जीवन की किसी ऐसी घटना पे पहुंचे जिसका प्रत्यक्ष संबंध है आपके वर्तमान जीवन से और उस प्रश्न से जिसको लेके आप यहां आए हैं। 3, और गहरा उतरने दीजिए। चेतना आपकी और गहराई में उतरते हुए 2, और अब हम जैसे ही कहेंगे, आप एग्जैक्टली उस पल पे पहुंचेंगे, उस जन्म के उस पल पे जिसका प्रत्यक्ष संबंध है वर्तमान जीवन के इस प्रश्न से। 1, एग्जैक्टली देयर, बिल्कुल वही। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। क्या उम्र है अभी आपकी इस समय, इस स्थिति में? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। क्या हो रहा है आसपास? क्या आसपास कुछ लोग हैं? क्या महसूस कर रहे हैं इस पल आप? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आपको अच्छे से पता है, आपकी चेतना सब जानती है, पहला विचार सही है। और अब जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने गत जीवन के एक और किसी ऐसी घटना के समक्ष खुद को पाएंगे जिसका प्रत्यक्ष संबंध वर्तमान जीवन के इस प्रश्न से है। 3, चेतना को प्रवाहित होने दीजिए। 2, उस गत जन्म का एक और स्थिति, एक और परिस्थिति, एक और समय जिसका प्रत्यक्ष संबंध वर्तमान जीवन से है। हम जैसे कहेंगे, आप अपने आप को उस स्थिति में पाएंगे, उस परिस्थिति में पाएंगे। 1, एग्जैक्टली देयर। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। फील इट एज इट इज हैपनिंग नाउ। महसूस कीजिए उस पल को जैसे अभी हो रहा हो।
और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने उस जीवन के अंतिम पल पे खुद को पाएंगे. द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ इन दैट पास्ट लाइफ. उस गत जन्म का अंतिम पल, आपका मृत्यु का क्षण, पिछले जीवन का. जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, चेतना प्रवाहित होकर पिछले जीवन के अंतिम पल पे पहुंचे. 3 प्रवाहित होने दीजिए. उस गत जन्म का अंतिम पल, जब आपकी जीवात्मा देह को त्यागने में ही थी, तो वो अंतिम पल, लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ इन दैट लाइफ टाइम्स. हम जैसे कहेंगे, आप अपने आप को उस पल में पाएंगे जब आपकी जीवात्मा इस देह को त्यागने वाली थी. वो अंतिम पल, उस गत जन्म का एक. ट्रस्ट योर इंट्यूशंस. क्या कारण था इस मृत्यु का, इस देह त्याग का? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस. फर्स्ट थॉट इज राइट. यू नो एग्जैक्टली व्हाट. क्या आपके आसपास कोई और भी है? इस अंतिम पल में क्या आपके आसपास कोई और भी है? ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आप क्या महसूस कर रहे हैं? Trust your intuition's first thought is right. आपके अंतिम विचार क्या हैं? What are your dying thoughts? Just trust your intuition's first thought is correct. What are your dying thoughts? अंतिम विचार क्या था? और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने गत जन्म के शरीर को वहीं त्याग कर अपनी चेतना को ब्रह्मांड की ओर उठाएंगे. हायर एंड हायर, उस जन्म से विदा होते हुए 3 ऊपर उठते हुए आपकी चेतना अब नीचे अपने शरीर को देख सकती है, अपनी देह को देख सकती है. जीवात्मा ऊपर से अपनी देह को देख सकती है. अपनी देह को नीचे देखिए और ऊपर उठिए. 2 हायर, ऑल द मोर हायर. लाइफ बिटवीन लाइफ्स, 2 जन्मों के बीच की स्थिति में जैसे हम कहेंगे 1, आप बहुत ऊपर, बहुत उच्च लोकों में अपनी चेतना को पाएंगे. उस जन्म से दूर, इस जन्म से दूर, दोनों जन्मों के बीच में 1, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, completely relaxed, floating, floating, floating. इस अनंत ब्रह्मांड में तैरते हुए पूरी तरह से विश्व, एक जीवन की समाप्ति दूसरे की प्रारंभ होने में
इस बीच की स्थिति में पिछले जन्म का पूरा आकलन कीजिए। जो जन्म भी होके चुका है, क्या उद्देश्य था उस जन्म का? क्या सीखा उस जन्म में? और अब उस जन्म को इस जन्म से कंपेयर कीजिए। उस जन्म की कौन सी सीख अधूरी रह गई जो इस जन्म में जारी है? ट्रस्ट योर इंट्यूशन। उस जन्म का इस जन्म से क्या संबंध दिखता है? वो संस्कार, वो जो प्रश्न लेके आप गए थे इस यात्रा में, उस प्रश्न के उत्तर का उस जन्म से क्या संबंध है? ट्रस्ट योर इंट्यूशन। क्या नया, क्या जानकारी मुझे मिली जो मेरे इस जन्म में उपयोगी हो सकती है? क्या संबंध इन दोनों जन्मों का आपस में है? कौन सा संस्कार उस जन्म से इस जन्म तक मेरे साथ है? और अब गहरी चेतना में अपने उस प्रश्न का उत्तर खुद से पूछे, चेतना से पूछे। पिछले पूरे जन्म के अवलोकन के साथ, और जो भी उत्तर कौंधे वो सही है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। और अब इस पूरी तरह से विश्राम युक्त मानसिक अवस्था में वहीं ब्रह्मांड में अपने सोल मास्टर्स को प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी ऊर्जाओं को महसूस कीजिए जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और चेतना के रोम रोम में उनको महसूस कीजिए। और अब इस शांत मानसिक अवस्था के साथ हम अपने वर्तमान जीवन में लौटेंगे। जैसे ही हम 1 से 5 गिनेंगे, आप वर्तमान जीवन की तरफ लौटना शुरू करेंगे, उस विजडम के साथ जो गत जन्म से हमें पाई, उस आशीर्वाद के साथ जो हमें हमारे सोल मास्टर्स ने दिया। 5, पूरी तरह से शांत। जैसे ही हम 1 से 5 गिनेंगे, आप वर्तमान जीवन की तरफ बढ़ना शुरू होंगे, पूरी तरह से शांत मानसिक अवस्था, पिछले जन्म की सारी सीख के साथ, इस जन्म के प्रश्न के उत्तर के साथ। 1, वापस लौटते हुए। 2, वापस वर्तमान की ओर, पूरी तरह से शांत। 3, बिल्कुल शांत, पीसफुल। 4, और जैसे हम कहेंगे 5, बिल्कुल शांत और प्रसन्न मानसिक अवस्था के साथ आप पुनः अपने वर्तमान जीवन में, अपने शरीर में प्रवेश करें। 5, एक्सीलेंट। अब आप जब भी तैयार हो अपनी आंखें खोल सकते हैं।